हवा और पानी के बाद यदि कुछ शुद्ध बचा था तो वह था अन्न, किंतु अब अन्न भी कहाँ पौष्टिक और भरपूर शक्ति देने वाला रहा है। दुर्बुद्धिग्रस्त प्राणी केवल दूसरों का अहित करे, ऐसा आज तक दुनिया में कहीं हुआ नहीं। अधिक उत्पादन की बात जीवन की सामान्य आवश्यकताओं तक ही सीमित नहीं रही। अन्न तो और सब वस्तुओं से ज्यादा आवश्यक है, इसलिए इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी बिना आगा पीछा देखे ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं जो अंततः हानिक ही सिद्ध है। रासायनिक खादों से भूमि को उत्तेजित करके उससे अधिक कमाई करने की रीति नीति अपनाई जा रही है। सोचा जा रहा है इस तरह अधिक पैदावार का लाभ उठाया जा सकेगा। जो प्रयोग हम आज करने चले हैं उसे अमेरिका में बहुत पहले आजमाया जा चुका है। जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लाभ उठाने की नीति अपनाकर उन्होंने रासायनिक खादों का अंधाधुंध उपयोग किया। कुछ समय तक उसके लाभ भी मिले, पर अंत में उस भूमि का अधिकांश भाग अपनी उर्वरा शक्ति खोकर बेकार हो गया। अमेरिका के कृषि विभाग की भूमि संरक्षक संस्था ने हमारी बची हुई भूमि नामक एक पुस्तक छापकर उसमें रासायनिक खादों के द्वारा भूमि पर पड़ने वाले कुप्रभावों का विस्तृत वर्णन किया था। उसमें बहुत भयंकर आंकड़े थे। लगता है रासायनिक खादों के उत्पादनकर्ताओं के दबाव या अन्य किसी कारण से उस पुस्तक के दोबारा छपने का अवसर नहीं आया। उपर्युक्त पुस्तकों के तथ्यों की भयंकरता को घटाते हुए उस पुस्तक का एक सरल संस्करण हमारी उपजाऊ भूमि के नाम से छपाया। ये पुस्तक एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन बुलेटिन संख्या 106 के क्रम से प्रकाशित है और 10 सेंट मूल्य के गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस 25-0 से खरीद कर पढ़ी जा सकती है। इस पुस्तक में लिखित उद्धरणों से विदित होता है कि रासायनिक खादों के प्रभाव से अमेरिका की 28 करोड़ एकड़ जमीन बर्बाद हो गई, जो कि देश के इलिनॉय, आयोवा, मिसूरी, कन्सास, नेब्रास्का और वायोमिंग राज्यों की कुल जमीन के बराबर होती है। इसके अतिरिक्त कृषि योग्य वरागाह तथा जंगली 77 करोड़ 50 लाख एकड़ भूमि और ऐसी है जिसका बहुत कुछ अंश बर्बाद हो चुका है। पुस्तिका में वर्णन है कि केवल 46 करोड़ एकड़ उपयोगी जमीन अमेरिका के पास बची है। पेट भरने के लिए तो इतनी भी काफी है, पर यदि इसे संभाल कर नहीं रखा गया और पिछली गलतियां दोहराई जाती रहीं तो हर साल आगे भी 50 लाख एकड़ जमीन बर्बाद होती चली जाएगी। फसलों पर कीटाणुनाशक घोलों के छिड़के जाने से कीटाणुओं तथा पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों से होने वाली हानि को बचाने की बात सोची जाती है और यह अनुमान किया जाता कि उससे फसल की बर्बादी बचेगी। इस प्रयोजन के लिए ऐसे विषाक्त कीटाणुनाशक रसायनों का उत्पादन भी तेजी से किया जा रहा है। D0, D0, T0 तथा दूसरे रसायनों की वृद्धि तेजी से हो भी रही है। पाराशियन सरीखे विष इसी प्रयोजन के लिए उत्पन्न किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ औषधियां तो नव गैस सरीखी युद्ध में काम आने वाली भयंकर गैसों जैसी घातक होती हैं, पर हम भूल जाते हैं कि फसल, अन्न आदि खाद्य पदार्थों पर छिड़के हुए यह विष उन खाद्यों में ही जा पहुंचते हैं। यह विषैलापन मात्रा में कितना ही न्यून क्यों न हो, आखिर कुछ तो असर डालता ही है और थोड़ा थोड़ा करके भी इतना अधिक हो जाता है कि उससे सामान्य स्वास्थ्य पर असर पड़ना नितांत स्वाभाविक है। अमेरिकन कृषि विभाग के अंतर्गत एंटोमोलॉजी रिसर्च शाखा ने इन कीटाणुनाशक विषों की प्रतिक्रिया की जांच कराई तो मालूम हुआ कि 10 साल के लगातार इस विष सेवन से 6 इंच गहराई तक की भूमि में D0, D0, T0, B0, H0, C0 और लिंडन तथा आरोलिन के अंश खतरनाक मात्रा में मिले हुए थे। इलिनॉय, जॉर्जिया, न्यूजर्सी राज्यों की जमीनें भी ऐसी ही विषाक्त पाई गई। विचारशील लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि भूमि में बढ़ती हुई विषाक्तता की यह अभिवृद्धि अंततः मानवीय आहार को भी विषाक्त ही बनाकर रहेगी और उसके परिणाम उसे भुगतने पड़ेंगे। फल, फूल, दूध, शक्कर, साग, अन्न, हम जो कुछ भी खाते हैं उनमें अधिकांश कार्बन तत्व होता है।
कार्बन हवा और मिट्टी में पाया जाता है। अन्य अकार्बनिक तत्व और खनिज पौधों को पृथ्वी से मिलते हैं। रासायनिक खादें इतनी उत्तेजित होती हैं कि वह खनिज तत्वों को भारी मात्रा में निकाल देती हैं, जिससे उपज बहुत अधिक बढ़ जाती है। साधारण आलू का वजन 100 ग्राम से अधिक नहीं होता। एस्थनियाई सोवियत समाजवादी जनतंत्र के विद्युतीय सामूहिक कृषि फार्म में खुदाई करते समय वहां के मैनेजर को एक आलू इतना बड़ा मिला जिसका वजन 1 किलो 250 ग्राम था। यह अत्यधिक विकास रासायनिक खाद की कृपा से हुआ, पर मिट्टी की जांच करने से पता चला कि उसमें खनिज तत्व क्रमशः घटते चले जा रहे हैं। एक बार में 12 तक खनिज तत्व निकाल देने से भूमि का जीवन तत्व कितनी तेजी से नष्ट होता होगा, इसे आसानी से समझा जा सकता है। पर आज के लोगों का ध्यान तो 1.25 किलो के आलू की तरफ अधिक है। भूमि के जीवन तत्व नष्ट हो रहे हैं, ये कोई नहीं देखता। लेडी ईव बेल्फर ने अपनी पुस्तक लिविंग सोइल में स्पष्ट कर दिया है कि यदि मनुष्य ये समझता है कि धरती निष्प्राण है तो यह उसकी भूल है। जिस तरह शरीर में जीवन है, पृथ्वी में भी ठीक वैसा ही जीवन विद्यमान है। खनिज द्रव्यों की चट्टान सौंदर्य खाद तत्व तथा अति सूक्ष्म कीटाणुओं के सम्मिश्रण से मिट्टी बनी है। मनुष्य और प्राणी जगत का जो मलमूत्र निकलता है तथा वनस्पति जो जमीन पर गिर जाती है, उन्हें पृथ्वी के सूक्ष्म जीवाणु उसी प्रकार सेंद्रिय खाद तत्व या प्राण में बदलते हैं जिस प्रकार शरीर के जीवाणु खाद्य से शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। हमारी जीवन व्यवस्था और पृथ्वी के जीवन में कोई अंतर नहीं है, इसलिए ये समझा जा सकता है कि उत्तेजक पदार्थों से जो निष्क्रियता मनुष्य शरीर पर आती है, ठीक वैसी ही पृथ्वी में उत्तेजक खादों से आती है। अतएव विज्ञान को अपनी इस उपलब्धि को महत्व न देकर उसे एक नशा ही समझना चाहिए जो धरती के लिए कभी भी उपयुक्त नहीं हो सकती। दूध और घी, मक्खन तथा छाछ से मिले जीवन तत्व की तुलना शराब और निकोटीन नहीं कर सकती। उसी प्रकार कंपोस्ट खाद, हरी खाद मलमूत्र की स्वाभाविक खादों से पृथ्वी को कहीं अधिक शक्तिशाली और दीर्घजीवी बनाया जा सकता है, तो शराब पिलाना ही क्या आवश्यक हो सकता है। हमारी धरती के संस्कारों का भी तो महत्व है। यदि उनकी इस उत्तेजना को रोका न गया तो ये कुसंस्कारी अन्न मनुष्य में शोषक एवं दुर्बुद्धि के रूप में फूटेगा और अपने देश को भी यूरोप की तरह उद्दंड, स्वेच्छाचारी, कामुक, उपयोगितावादी प्रवृत्ति का बना देगा। ये हानि पृथ्वी के बांझ होने से भी अधिक कटु है। फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशक दवाइयों के उपयोग के रूप में एक ऐसा प्रचलन चल पड़ा है कि वह केवल कीटों को ही नहीं खाता वरन खाने वाले को हानि पहुंचाता है। फसलों की रक्षा के लिए कीड़ों को ही नहीं मारता वरन मारने वाले को भी हानि पहुंचाता है। फसलों की रक्षा के लिए तरह तरह के कीटनाशक तैयार किए गए, पर उनके उपयोग में सावधानी न बरतने का दुष्परिणाम यह है कि यह कीटनाशक भी एक अलग समस्या बन गए हैं। कीटनाशक उपायों में अब तक एक ही कारगर उपाय सोचा जा सका है कि विषैले रासायनिक घोल छिड़क कर जहां भी ये कीड़े हों वहां ही उन्हें मार डाला जाए। D0 प्रभुत औषधियों का प्रयोग इसी दृष्टि से उत्साहपूर्वक हुआ है, पर उससे भी कुछ हल निकला नहीं। उन्हें हर कोई न तो खरीद सकता और न उसका सही प्रयोग जानता है। अवांछनीय मात्रा में असावधानी से उनका प्रयोग किया जाए तो पौधों के नष्ट होने और उनके फल खाने वालों में विषाक्तता बढ़ जाने का खतरा स्पष्ट रहता है। बीज इन दवाओं के मंद उपयोग का भी जो दुष्परिणाम सामने आया है उसने विचारशील वर्ग को चिंता में डाल दिया है। कीटनाशक औषधियां छिड़की तो उनका प्रभाव पौधों पर ही नहीं, अन्न, शाक, फल आदि पर भी रहता है और वे पेट में पहुंचकर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करते हैं। गोदामों में अन्न को सुरक्षित रखने के लिए जो रसायन छिड़के जाते हैं से घूम फिर कर खाने वालों के पेट में पहुंचते हैं और वह मंद विष भी कालांतर में विघातक परिणाम उत्पन्न करता है। इसे प्रभावित खारे पशुओं का दूध भी और मांस भी अखाद्य बनने लगता है।
इस प्रकार वह कीटनाशक रासायनिक उपचार कोड़ों को मारने में भले ही असफल रहे पर मनुष्यों पर अपना प्रभाव जरूर डालता है। रेकल पसन ने अपनी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में अमेरिकी जनता की शारीरिक स्थिति की चर्चा करते हुए लिखा है कि यहाँ हर मनुष्य के शरीर में D0 D0 T0 एवं आक्लोरीन समूह के विषैले रसायनों की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। अभी ये परिणाम 10 लाख पीछे 12 भाग है, पर यह क्रमशः बढ़ता ही जाएगा और फिर विविध विधि स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करेगा। कीटनाशक दवाएं बनाने वाले कारखानों के कर्मचारियों में तो यह मात्रा 648 भाग तक पहुंच गई है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य विज्ञानी का चिंतन है कि कीटनाशक रासायनिक प्रभाव से मानवीय आहार को किस प्रकार बचाया जाए। ये चिंता एक देश की नहीं, वरन समस्त विश्व की समस्या है। यहाँ एक और विचित्र समस्या है कि यह कीड़े जल्दी ही विषाक्त घोलों से अपनी रक्षा कर सकने योग्य क्षमता अपने में विकसित कर लेते हैं और उनकी नई पीढ़ियां ऐसी डीट उत्पन्न होती है जिन पर इन रसायनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे इन छिड़कावों कोटा दिखाते हुए अपना विनाश कार्य प्रसन्नतापूर्वक करते रहते हैं। खाद्य सुरक्षित रखने के लिए रेडिएशन विकिरण का प्रयोग किया जा रहा है। रासायनिक खादों की अरमार के आधार पर खेतों में अधिक अन्न उपजाने की गई है। ये करने के लिए हर दिन औषधियों के छिड़काव का प्रचलन सड़ रहा है। खेतों में भी कृमिनाशक घोल छिड़के जा रहे हैं। इनसे तात्कालिक समाधान मिलता है, पर दूरगामी परिणामों की उपेक्षा करते रहें तो फिर जिस मानव प्राणी के लिए ये खाद्य बढ़ाने और सुरक्षित रखे जाने का प्रयत्न हो रहा है वह इस योग्य ही न रह जाएगा कि कुछ खा या पचा सके, तो आज की सफलता को असफलता से कम दुर्भाग्यपूर्ण न माना जाएगा। D0 D0 T0 जैसे रसायन छिड़कने से कुछ कीड़े मरे, कुछ जहरीले बनकर जिंदा रह गए। उन्हें खाकर पक्षी मरे। चिड़ियों की चहचहाहट से जो वन उपवन गूंजते थे वे सब सुनसान हो गए। कार्सन ने दी साइलेंट स्प्रिंग गूंगा बसंत पुस्तक में पक्षियों के विनाश का दर्दनाक चित्र खींचा है और लिखा है, रासायनिक खादों और कृमिनाशक रसायनों ने प्रकृति का संतुलन ही बिगाड़ दिया है। कीड़े मरे या न मरे ये गौण बात है। उन रसायनों से सनी घास खाकर पशु और बीज एवं कीड़े खाकर पक्षी विषैले बने। उनका मांस खाकर मनुष्यों के शरीरों में विषाक्तता घुस गई और अब उनकी प्रतिक्रिया तरह तरह की चित्र विचित्र बीमारियों के रूप में दृष्टिगोचर हो रही है। अमेरिका तथा यूरोप के कतिपय देशों में पशु पक्षियों की प्रजनन क्षमता में भारी कमी आई है। अमेरिकी कृषि विभाग ने अपने रोग निरोधक कार्यक्रम में D0 D0 T0 आदि प्रभावी कीटनाशकों पर अस्थायी रोक लगा दी है और उस हानि से बचने का उपाय खोजा जा रहा है जो इन रसायनों के प्रयोग से उठानी पड़ती है। लॉरेल, मैरीलैंड स्थित ब्यूरो ऑफ स्पोर्ट फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ संस्थान के तत्वावधान में 2 वैज्ञानिकों ने इस संबंध में विशेष खोज की है। इनके नाम है R0 D0 पोर्टर और S0 N0 बायमैन। उन्होंने कुछ पक्षियों पर परीक्षण किए। उनके भोजन में इतनी अल्प मात्रा इन कृमिनाशक रसायनों की मिलाई जिससे प्रत्यक्षतः उन पर कोई घातक प्रभाव न पड़े। लगातार 2 वर्ष तक उस परीक्षण के 3 परिणाम निकले। 1. घोंसलों में से उनके अंडे गुम होने लगे। 2. स्वयं पक्षी अपने अंडों का नाश करने लगे। 3. अंडों के ऊपर का खोल बहुत पतला पड़ गया। ये पतलापन 10% तक हो गया। फलस्वरूप वे अंडे तनिक से आघात से टूटने लगे। यहाँ तक कि मादा जब उन्हें सेने के लिए उठती बैठती या करवट बदलती तो उतने में ही वे फूट पड़ते। आश्चर्य ये था कि पक्षी अपने अंडे खाने लगे। आमतौर से ऐसा कहीं अपवाद स्वरूप ही होता है कि कोई माता अपने अंडों को खाती है। नासमझी या आपत्तिकाल की बात अलग है। सामान्यतः क्रूर या हिंसक समझे जाने वाले पशु पक्षी भी अपने अंडे बच्चों को प्यार करते हैं और उनकी रखवाली पर पूरा ध्यान देते हैं। पर यह पक्षी इतने भावनाशून्य और आलसी हो गए कि खुराक ढूंढने जाने का कष्ट उठाने की अपेक्षा घर में रखे इस भोजन से ही काम चलाने लगे।
मातृत्व की प्रकृति प्रदत्त भावना और प्रेरणा को भी उठाकर उन्होंने ताक पर रख दिया। ये प्रभाव था जो वर्ष के अंदर ही पक्षियों पर देखा गया, और वह भी तब जबकि आहार में मिलावट की मात्रा 1.3 P0 1 P0 M0 बराबर है 10 लाखवें भाग के जितनी स्वल्प थी। अंडों की संख्या का घटना, उनका छोटा और हल्का होना तो प्रत्यक्ष ही था। कई ऋतु सेवन करने के बाद भी गर्भधारण करने से वंचित रहे, जबकि आमतौर से पक्षियों का ऋतु सेवन 100% प्रजनन में ही परिणत होता। उनके स्वास्थ्य पर अथवा पीढ़ियों पर स्वल्प विष सेवन का क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानना अभी शेष है। फिर आशंका ये की जा सकती है कि आगे चलकर उनके स्वास्थ्य में अवांछनीय दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं और पीढ़ियों पर बुरा असर पड़ सकता है। हम जब अंधानुकरण कर रहे हैं तब अमेरिका के विचार इस दिशा में गंभीरता से पीछे लौटने को सोच रहे हैं। जेम्स एंड वाइट ने अपनी पुस्तक रॉप ऑफ द अर्थ, धरती पर अत्याचार पुस्तक में लिखा है, अमेरिका में धरती पर अत्याचार हो रहे हैं। हजारों एकड़ भूमि रेगिस्तान बन गई है। एड्रियन वेल ने अपनी पुस्तक खेत के लोग, मैन ऑफ द फील्ड्स में लिखा है, रासायनिक खाद देकर पैदा की हुई चीजें देखने में चाहे कितनी सुंदर और आकर्षक लगे, उनमें प्राकृतिक खाद के समान ओज, स्वत्व और जीवन शक्ति नहीं है। पर गरीब किसान के अनुभव को कौन पूछता है? आज तो विज्ञान के अभियान में पड़े तथाकथित बुद्धिजीवी लोग अपने उद्योग और कारखानों को चलाए रखने के लिए रासायनिक खादों का धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। गरीब किसान, भोला किसान उनकी चतुरतापूर्ण छल प्रपंच से सनी बातों को समझ नहीं पाता, और जनता के कर्णधार जो कृषि विशेषज्ञ या कृषि शिक्षक हैं, वे तक अपनी नौकरियों पर टिके रहने के लिए न तो ग्रामीण जनता के हित की बात सोचते हैं, न आने वाली पीढ़ी और अपने ही दीर्घकालीन जीवन तत्व के रक्षण की बात। इंग्लैंड के विचारशील लोगों ने सोइल एसोसिएशन नामक एक संस्था गठित की है। वो तथाकथित सुधारवादियों से मोर्चा लेने को तत्पर है। इस संस्था में कई बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर और कृषि विशेषज्ञ हैं। संस्था के घोषणा पत्र में कहा है, हम एटम बम के खतरे को जानते हैं, पर आज धरती का जो शोषण हो रहा है उससे बेखबर है। इसलिए जनता को इसके प्रति जागृत करना जरूरी है। क्या हम चाहते हैं कि इतिहास हमारे बारे में ये लिखे कि यह एक ऐसी पीढ़ी थी जो मृत्यु के कार्य में इतनी व्यस्त थी कि जीवन के मूल स्रोत ढूंढने के लिए उसे कभी अवकाश ही नहीं मिला, या हमारे बारे में ये लिखा जाए कि यही पहली पीढ़ी थी जिसने धरती को क्षीण होने से बचाया और मानव जीवन का मूलाधार धरती की उर्वरा शक्ति को बनाए रखा। यह निर्णय इन्हीं क्षणों में, इन्हीं दिनों करना है। कहीं ऐसा हमारी दुर्बुद्धि सर्वग्राही विग्रह की तरह संपूर्ण मनुष्य समेत इस सुंदर ग्रह गोलक को भी सदा सर्वदा के लिए ले डूबे।